जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 12वीं के जो छात्र अकाउंटेंसी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए हम एक बड़ा ही मजेदार वीडियो लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो में हम लगभग 50 प्रश्न कवर करेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं और जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। ये हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और आने वाले जो प्रश्न जिनकी संभावना एग्जाम में आने की, उन प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा दोस्तों, साझेदारी किसे कहते हैं। तो हमें पता है व्यापार का ये दूसरा स्वरूप है। पहला स्वरूप होता है एकल व्यापार। तो साझेदारी का व्यापार ऐसा व्यापार होगा दोस्तों जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई व्यवसाय का संचालन करेंगे। तो किसको कहेंगे साझेदारी? तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार का संचालन करते हैं, अपनी अपनी पूंजी एवं योग्यता लगाते हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटते हैं दोस्तों, तो ऐसे व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं। आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वह लिखा हमने बताते हैं नहीं, क्या चाहिए? आपस में बांटते हैं। आपस में बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? साझेदारी कहते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं कि साझेदारी सल्लेख क्या है। तो दोस्तों सल्लेख को अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों जो साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है, यदि वो समझौता लिखित में है तो उसे हम साझेदारी सल्लेख कहेंगे। तो दोस्तों साझेदारों के बीच हुए समझौते को ही साझेदारी सल्लेख कहा जाता है। विशेषकर जो समझौता लिखित होता है उसे ही साझेदारी सल्लेख कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, स्थायी पूंजी खाते से क्या आशय है या स्थायी पूंजी पद्धति किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उसके नाम से ही एक स्पष्ट है कि पूंजी कैसी रहेगी बच्चों? स्थायी रहेगी, एक जैसी रहेगी, बदलेगी नहीं। तो ऐसी पूंजी पद्धति जिसमें पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष एक समान रहता है, बदलता नहीं है, उसे स्थायी पूंजी पद्धति या स्थायी पूंजी खाता कहा जाता है। दोस्तों इस पद्धति में पूंजी का हिसाब रखने के लिए हम 2 अलग अलग खाते तैयार करते हैं। पहला खाता होता है साझेदार के पूंजी खाते। इस खाते में केवल साझेदार के द्वारा लाई गई पूंजी का ही हम उल्लेख करते हैं। और दूसरा होगा दोस्तों साझेदार के चालू खाते। इसमें हम बाकी पूंजी को छोड़कर बाकी व्यवहार इस चालू खाते में हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो हमने देखा स्थायी पूंजी पद्धति। अगला प्रश्न है लाभ हानि नियोजन या लाभ हानि समायोजन खाता किसे कहते हैं। तो दोस्तों साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के बीच में लाभ हानि का विभाजन करने के लिए जो खाता तैयार करते हैं उसे हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं दोस्तों। इस खाते में सबसे पहले हम लाभ हानि खाते के शेष को ट्रांसफर करते हैं तथा उसमें साझेदारी सल्लेख के अनुसार कुछ समायोजन का लेखा करने के बाद जो विभाजन योग्य लाभ होता है बच्चों, उसे हम साझेदारों में एक पूर्व निश्चित अनुपात में साझेदार के पूंजी खाते या साझेदार के चालू खाते में हम क्या कर देते हैं? इसको हस्तांतरित कर देते हैं। तो उस खाते को बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। फिर से दोस्तों कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के बीच लाभ या हानि का विभाजन करने के लिए एक खाता तैयार किया जाता है जिसे लाभ हानि नियोजन या लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। इस खाते में सबसे पहले लाभ हानि खाते के शेष का हस्तांतरण किया जाता है तथा साझेदारी सल्लेख के अनुसार कुछ समायोजन का लेखा करने के बाद जो विभाजन योग्य लाभ बचता है उसे साझेदार के पूंजी खाते या साझेदार के चालू खाते में पूर्व निर्धारित अनुपात में
हस्तांतरित कर दिया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋण पत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऋण पत्र क्या है? कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों का प्रमाण पत्र। तो देखिए, ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों का प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्र में कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि कंपनी ने ऋण पत्र में लिखी गई धनराशि ऋण पत्र के धारक से उधार ली है और जिसे ब्याज समेत लौटाने का एक वचन होता है ऋण पत्र। तो ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों का प्रमाण पत्र। आइए दोस्तों छठवां प्रश्न लेते हैं, कंपनी किसे कहते हैं? तो कंपनी क्या है दोस्तों? एक कृत्रिम व्यक्ति है। किसके द्वारा निर्माण होता है इसका? कानून के द्वारा। तो कंपनी विधान द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व एवं निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है तथा जिनकी पूंजी छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है तथा जिनकी सर्वमान्य सार्वभौम मुद्रा होती है दोस्तों, और जिसके सदस्यों का दायित्व प्रायः उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की राशि तक सीमित होता है, तो उसे कंपनी कहते हैं। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। सातवां प्रश्न है, ख्याति किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमें पता है कि व्यापार की प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं हम? ख्याति, पहचान को, है ना। तो व्यापार की प्रतिष्ठा को ख्याति कहा जाता है। यह प्रतिष्ठा व्यापार को व्यापारी द्वारा विगत कई वर्षों में किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम होती है दोस्तों। देसी भाषा में हम ख्याति को पगड़ी कहते हैं और ख्याति व्यापार की अदृश्य, अमूर्त और स्थायी संपत्ति होती है जो लाभ को बढ़ाने में या अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है दोस्तों। तो बोलेंगे व्यापार की प्रतिष्ठा को ख्याति कहते हैं और यह प्रतिष्ठा व्यापार को व्यापारी द्वारा विगत कई वर्षों में किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम होती है। देसी भाषा में हम ख्याति को पगड़ी कहते हैं, है ना। ये व्यापार की अदृश्य अमूर्त संपत्ति होती है जो अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है। आठवां प्रश्न है, साझेदारी के पुनर्गठन से क्या आशय है? तो दोस्तों पुनर्गठन का मतलब है फिर से गठित करना। मतलब साझेदारों के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? साझेदारी का पुनर्गठन। जैसे नए साझेदार का प्रवेश करना, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करना, साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदार की मृत्यु, ये सब आपके पुनर्गठन के उदाहरण हैं। साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है? नवा प्रश्न है दोस्तों। तो देखो, साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन, इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। साझेदारी के विघटन में दोस्तों एक या दो साझेदार अलग होंगे और फर्म उसी नाम से चलते रहेगी, तो उसको बोलेंगे साझेदारी का विघटन। लेकिन यदि जब सभी साझेदारों के बीच में आपसी संबंध विच्छेद हो जाएंगे, टूट जाएंगे और वे उस फर्म को न चलाने का निर्णय लेंगे भविष्य में, तो उसको कहेंगे साझेदारी फर्म का विघटन। मतलब दोस्तों व्यवसाय पूरी तरह बंद होना साझेदारी फर्म का विघटन कहलाता है। 10वां प्रश्न है, अल्प अभिदान किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक होता है अति अभिदान, एक होता है अल्प अभिदान। तो दोस्तों जब कंपनी अंश निर्गमित करती है और निर्गमित अंशों से कम के लिए आवेदन आएंगे तो अल्प अभिदान होगा, और जब कंपनी अंश निर्गमित करेगी और निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन आएंगे तो उसको बोलेंगे दोस्तों अति अभिदान। तो अल्प अभिदान किसे कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाए कि जब कंपनी में निर्गमित अंशों से कम अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं तो उसे अल्प अभिदान कहा जाता है, और प्राय ऐसा नई कंपनी या कम ख्याति प्राप्त कंपनी के साथ हो सकता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, अति अभिदान किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब कंपनी में निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे तो दोस्तों हम उसे कहेंगे अति अभिदान। 12वां प्रश्न दोस्तों, अंश हरण किसे कहते हैं? तो हमें पता है कि जब कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगे जाने पर किसी आवंटन, याचना या किस्त का भुगतान निर्धारित समय के भीतर नहीं करता है तो कंपनी दंड स्वरूप उसके अंश को जब्त कर लेती है, उसे ही अंशहरण कहते हैं या अंश की जब्ती कहते हैं। ध्यान से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सममूल्य पर अंश के निर्गमन से क्या आशय है? तो दोस्तों अंश का निर्गमन सममूल्य पर या प्रीमियम पर हो सकता है, किंतु ऋण पत्र का निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम और बट्टे तीनों पर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, यदि अंश या ऋण पत्र यदि अंकित मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे तो उसको बोलेंगे सममूल्य पर अंश या ऋण पत्र का निर्गमन। जैसे कि 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंश का 10 रुपए पर ही निर्गमन करना।
आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रीमियम पर अंश का निर्गमन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब अंश को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य के पर निर्गमित किया जाता है तो उसे प्रीमियम पर अंश का निर्गमन कहते हैं। जैसे दोस्तों 10 रुपए वाले अंकित मूल्य वाले अंश को 12 रुपए पर निर्गमित करना, ये प्रीमियम पर अंश का निर्गमन करना संस्था के लिए पूंजीगत लाभ है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, नए साझेदार के प्रवेश देने की दशाएं। मतलब दोस्तों हम हमारे बिजनेस में न्यू पार्टनर्स को एंट्री कब देंगे, तो उसकी कुछ तो कारण होंगे। तो पहला कारण है कि जब व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो और उसकी पूर्ति विद्यमान साझेदार करने में समर्थ हो, तो पहला कारण होगा दोस्तों। दूसरा, जब व्यवसाय को किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता हो। तीसरी दशा हो सकती है जब व्यवसाय में अवकाश ग्रहण या मृत्यु के कारण केवल एक ही साझेदार शेष रह गया हो। और चौथा कारण हो सकता है जब व्यवसाय को किसी विशिष्ट योग्यता एवं ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो। पांचवा कारण हो सकता है दोस्तों कि आपका व्यवसाय विदेश में ऐसे स्थान पर स्थापित करना है जहां उस देश के नागरिक को व्यवसाय सौंपना आवश्यक हो जाए। तो ये 2-3 दशाएं या कारण आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है, साझेदार के अवकाश ग्रहण के कोई 2 दशाएं पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अवकाश ग्रहण किसे कहते हैं। तो दोस्तों यदि विद्यमान साझेदारी व्यवसाय में से किसी कारणवश एक या 2 व्यक्ति फर्म से अलग हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे अवकाश ग्रहण। तो उनकी क्या दशा हो सकती है। तो पहली दशा दोस्तों वृद्धावस्था के कारण, मतलब उम्र हो गई। दूसरा अस्वस्थता के कारण। तीसरा अन्य साझेदारों के साथ पारस्परिक अथवा सैद्धांतिक मतभेद हो जाने के कारण। चौथा दोस्तों अन्य साझेदारों द्वारा कानून सम्मत कार्य न किए जाने के कारण। पांचवा है जब व्यवसाय गत कई वर्षों में हानि में चल रहा हो। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकते हैं अवकाश ग्रहण के। आइए 17वां प्रश्न है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण। तो दोस्तों ख्याति किस कारण से उत्पन्न होगी, या इसको पूछा जा सकता है ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो ये कई बात है। तो पहला दोस्तों विज्ञापन, माने विज्ञापन के कारण ख्याति उत्पन्न होती है। दूसरा व्यवहार कुशलता, यदि व्यापारी व्यवहार कुशल है तो आपकी व्यापार की ख्याति में वृद्धि होगी। तीसरा दोस्तों उचित कीमत पर अच्छा माल, यदि आप उचित कीमत पर अच्छे क्वालिटी का माल यदि बेचते हो तो आपकी ख्याति बढ़ेगी। चौथा एकाधिकार के कारण, और पांचवा ग्राहकों को सुविधाएं। तो ख्याति उत्पन्न होने के कारण ध्यान में रखना, विज्ञापन हो गया, व्यवहार कुशलता हो गई, उचित कीमत पर अच्छा माल हो गया, एकाधिकार हो गया, और ग्राहकों को सुविधाएं होगी। अरे दोस्तों ख्याति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ऐसे ख्याति के प्रकार होते नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव के आधार पर ख्याति के हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होती है दोस्तों चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, जिसका मूल्य 0 या नहीं के बराबर होता है। दूसरी है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, जिसका मूल्य चूहे से ज्यादा और बिल्ली वाली ख्याति से कम होता है। और तीसरी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, जिसका सबसे अधिक मूल्य होता है, जिसे स्थानीय ख्याति भी कहते हैं दोस्तों। आइए 19वां प्रश्न, अग्रिम याचना किसे कहते हैं। तो दोस्तों यदि कोई अंशधारी या ऋण पत्रधारी, मतलब यदि किसी किस्त का पैसा पहले दे देगा, एडवांस में देगा, उसको बोलेंगे अग्रिम याचना। तो कंपनी द्वारा मांगी गई राशि से अधिक राशि का प्राप्त होना अग्रिम याचना कहलाती है। अर्थात वह राशि जो कंपनी द्वारा मांगी नहीं गई है परंतु अंशधारियों ने उसका भुगतान कर दिया है, उसे अग्रिम याचना कहा जाएगा। 20वां प्रश्न दोस्तों, अंश किसे कहते हैं। तो हमें पता है अंश का मतलब हिस्सा। तो अंश क्या है। तो कंपनी को अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है दोस्तों, जिसे अनेक व्यक्ति प्रदान करते हैं। अतः दोस्तों हम क्या करते हैं कि सुविधा के लिए कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। तो कंपनी की पूंजी का एक छोटा सा भाग, उसे हम अंश कहते हैं या अंश पूंजी कहते हैं। दोस्तों प्रश्न 21वां, अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों अधिकृत पूंजी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसका उल्लेख हम पार्षद सीमा नियम में करते हैं। और इस पूंजी से अधिक पूंजी का कोई भी कंपनी निर्गमन नहीं कर सकती है, और इसी पूंजी के आधार पर पंजीयन शुल्क का निर्धारण होता है। तो कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाएगी। समतांश से क्या आशय है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी 2 प्रकार के अंश निर्गमित कर सकती है, एक है समतांश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो समतांश क्या है दोस्तों। तो ऐसे अंश जिनके धारकों की जोखिम उठाने की क्षमता सबसे अधिक होती है तथा जिन्हें प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, तथा लाभांश पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद होती है, उसे कहते हैं समतांशधारी या समतांश। और समतांशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। आइए दोस्तों शोध ऋण पत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऋण पत्र जिनके ऋणों की वापसी एक निश्चित अवधि के बाद या कंपनी के जीवन काल में
हो जाती है तो उसे कहते हैं शुद्ध ऋण पत्र। और दूसरा प्रश्न आएगा दोस्तों, अशुद्ध ऋण पत्र किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, तो ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता दोस्तों, केवल कंपनी के समापन की दशा में ही जिनका भुगतान होता है, तो उसे कहेंगे दोस्तों अशुद्ध ऋण पत्र। 31वां प्रश्न है, वाहक ऋण पत्र किसे कहते? तो दोस्तों ऐसे ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है उन्हें वाहक ऋण पत्र कहा जाता है। और ऐसे ऋण पत्र के मूलधन व ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को मिलता है जिसके पास ये ऋण पत्र पाए जाते हैं। दोस्तों और भी पूछा जा सकता है कि परिवर्तनशील ऋण पत्र क्या होते हैं? तो वे ऋण पत्र जो अन्य ऋण पत्र या अंशों में बदलने की छूट होती है उसको बोलते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्र। माने जी वे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय के बाद किसी दूसरे ऋण पत्र या अंशों में बदला जा सकता है, तो परिवर्तनशील ऋण पत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है 32वां, अमूर्त संपत्ति से क्या आशय है? माने दोस्तों इंटेंजिबल असेट्स। तो दोस्तों ऐसी संपत्तियां जिसे ना हम देख सकते ना छू सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं अमूर्त संपत्तियां, जैसे कि ख्याति, ब्रांड, ट्रेडमार्क, दोस्तों कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की एप्लीकेशन आदि। दोस्तों आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, चालू संपत्ति से क्या आशय है? तो दोस्तों ऐसी संपत्तियां जो चिट्ठी की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बिना किसी दोस्तों मूल्य हानि के या रोकड़ हानि के रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है, चालू संपत्तियां कहलाती है। माने ऐसी संपत्तियां जो चिट्ठी की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बिना किसी मूल्य हानि के रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें चालू संपत्तियां कहते हैं। जैसे दोस्तों स्टॉक हो गया, हमारा देनदार हो गया, प्राप्य बिल हो गया, पूर्वदत्त व्यय हो गया आदि। दोस्तों आइए अगला प्रश्न है, चालू दायित्व से क्या आशय? तो दोस्तों चालू संपत्ति से विपरीत चालू दायित्व ऐसे दायित्व जिनका भुगतान चिट्ठी की तिथि से 1 वर्ष के भीतर करना होता है, उन्हें चालू दायित्व कहा जाता है। जैसे कि लेनदार, देय बिल, अदत्त व्यय, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण दोस्तों आदि। लेखांकन अनुपात से क्या आशय है? आपका 35वां प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों वित्तीय विवरणों पर आधारित जो अनुपात होते हैं उसे हम लेखांकन अनुपात कहते हैं। मतलब वित्तीय विवरणों पर आधारित लेखांकन अनुपातों को ही लेखांकन अनुपात कहा जाता है, इसे वित्तीय अनुपात भी कहा जाता है। आइए दोस्तों औसत वसूली अवधि क्या होती है? तो दोस्तों औसत वसूली अवधि अनुपात यह दर्शाता है कि माल उधार बेचने के बाद संस्था को औसत कितने दिनों में उधारी की वसूली हो जाएगी। संस्था को उधारी कितने दिनों में वसूल हो जाएगी, वो औसत वसूली अनुपात कहलाता है। 37वां प्रश्न है, प्रमुख तरलता अनुपात के नाम लिखिए। तो दोस्तों 3 प्रकार के अनुपात हो सकते हैं तरलता, पहला चालू अनुपात, दूसरा तरल अनुपात और तीसरा अधि तरल अनुपात। 38वां प्रश्न, रोकड़ प्रवाह क्या है? तो प्रवाह का मतलब होता है दोस्तों बहना, आना और जाना। तो दोस्तों रोकड़ प्रवाह से आशय व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं से व्यवसाय में रोकड़ का आना और रोकड़ का व्यवसाय से जाना है, माने रोकड़ प्रवाह। रोकड़ तुल्य से क्या आशय दोस्तों? तो रोकड़ तुल्य से आशय ऐसे अल्पकालीन विनियोग से है जिनको बिना किसी मूल्य हानि के शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको कहते हैं दोस्तों रोकड़ तुल्य। रोकड़ या रोकड़ के तुल्य माने रोकड़ के जैसा। 40वां प्रश्न दोस्तों, वित्तीय क्रियाओं से क्या आशय है? तो दोस्तों वित्तीय क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से होता है जिनके कारण व्यवसाय की पूंजी संरचना एवं ऋणों में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं कौन सी वित्तीय क्रियाएं। आइए दोस्तों 41वां प्रश्न है, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? तो दोस्तों रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण होता है जो एक वित्तीय वर्ष के भीतर रोकड़ के आने व रोकड़ के जाने को अर्थात रोकड़ के प्रवाह को दर्शाता है। मतलब 1 वर्ष के भीतर किन किन स्रोतों से रोकड़ व्यवसाय में आई है और किन किन स्रोतों में इस रोकड़ का प्रयोग किया गया है, वो दर्शाने वाला विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाएगा। संचालन क्रियाओं से क्या आशय है? तो दोस्तों संचालन क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए की जाती है। दोस्तों 43वां प्रश्न है, लेखांकन प्रमाप 26 का संबंध
किससे है? तो दोस्तों लेखांकन प्रमाण 26 का संबंध अमूर्त संपत्ति जैसे ख्याति के मूल्यांकन से है। अर्थात नए साझेदार के प्रवेश के समय, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय या फिर साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय हम ख्याति के लेखा करने के संबंध में क्या प्रावधान है, यह बताने का काम लेखांकन प्रमाण 26 करता है। दोस्तों डायरेक्ट पूछा जा सकता है लेखांकन प्रमाण 26 है तो बोले ख्याति से संबंधित। फिर त्याग अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों पुराने साझेदार जिस अनुपात में नए साझेदार के भाग के लिए अपने भाग का अंशदान करते हैं, अपने भाग का दान करते हैं, तो उस भाग को लेखांकन की भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? त्याग अनुपात। मतलब पुराने साझेदार जिस अनुपात में नए साझेदार के भाग के लिए अपने भाग का दान या त्याग करते हैं, तो उस भाग को लेखांकन की भाषा में हम कहते हैं त्याग अनुपात। 45वां प्रश्न, सामान्य लाभ से क्या आशय है? तो दोस्तों सामान्य लाभ वह लाभ होता है जो व्यापार में विनियोजित पूंजी पर एक निर्धारित एवं अनुमानित दर से निकाला जाता है। वह लाभ जो व्यापारी सामान्य परिस्थिति में व्यापार से मिलने की आशा करता है, वो सामान्य लाभ होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, अधिलाभ किसे कहते हैं? तो दोस्तों औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य अधिलाभ कहलाता है। इसे निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं, जैसे अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। आइए दोस्तों 47वां प्रश्न लेते हैं कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की वैधानिक स्थिति को समझाइए। दोस्तों 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो 2 बातें होगी कि उसे भविष्य में संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, तथा दूसरा होगा कि उससे भविष्य में होने वाले लाभों से वह वंचित होगा, तथा वह भविष्य में होने वाले दायित्व के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब दोस्तों कि उसे ना भविष्य में कोई लाभ मिलेगा, ना भविष्य में संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, साथ ही भविष्य में होने वाले दायित्व के लिए भी वो उत्तरदायी नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है या ये जरूरी है दोस्तों कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार एक सार्वजनिक सूचना जनसाधारण को अखबारों के माध्यम से दे देवे कि वह फर्म से अमुक तिथि से अलग हो रहा है। यही उसकी वैधानिक स्थिति है। दोस्तों यदि उसने अखबारों के माध्यम से यह सूचना नहीं दी है और यदि मान के चलो भविष्य में आपके फर्म पर कोई कर्जा हो जाता है, दायित्व हो जाता है, तो दोस्तों फिर उस साझेदार को उस दायित्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि उसने सूचना नहीं दी है तो। और यदि उसने अखबारों के माध्यम से यदि सूचना दे दी तो फिर वो इस दायित्व से बच जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम, और 48वां प्रश्न है दोस्तों कि वसूली खाता किसे कहते हैं? तो दोस्तों कई बार पूछा जाएगा वसूली खाता फर्म के जीवन काल में बनाया जाता है, तो हम बोलेंगे एक बार कब बनाते हैं? तो साझेदारी फर्म के विघटन पर। तो दोस्तों वसूली खाता साझेदारी फर्म के समापन या विघटन के अवसर पर बनाया जाता है, जो नाम मात्र खाते की प्रकृति का खाता होता है, जिसमें सभी संपत्ति एवं दायित्वों को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिन्हें बेचना है एवं जिनका भुगतान करना है, एवं संपत्ति को बेचकर दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो शेष बचता है तो सभी साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में उस बचे वाले शेष को बांट लेते हैं। आइए दोस्तों 49वां प्रश्न है कि चालू अनुपात किसे कहते हैं? तो चालू संपत्ति तो हमने देखी दोस्तों, एक चालू अनुपात ही है। तो दोस्तों चालू अनुपात कंपनी की अल्पकालीन दायित्व को समय पर भुगतान करने की क्षमता की माप करने के लिए ज्ञात किया जाता है। मतलब हम ये चालू अनुपात को इसलिए ज्ञात करते हैं दोस्तों कि हमें देखते कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्व का समय पर भुगतान करने में सक्षम है या नहीं। इसे निम्न सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं दोस्तों, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। दोस्तों चालू अनुपात का आदर्श अनुपात होता है 2:1। क्रियाशीलता अनुपात के नाम लिखिए। आज की वीडियो का 50वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो क्रियाशीलता अनुपात के निम्नलिखित अनुपातों की गणना करते। पहला है स्कंद आवर्त अनुपात, दूसरा दोस्तों देनदार आवर्त अनुपात, तीसरा लेनदार आवर्त अनुपात, और चौथा दोस्तों कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एग्जाम के लिए एडवांस में दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।